नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। ऑब्जर्वर तय करेंगे कौन बनेगा सीएम। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हुआ है, जो विधायक दल की बैठक में विधायकों से 1 to 1 कर चर्चा करेंगे और सीएम के नाम पर मुहर लगाएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश समेत और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुकी है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी हैं, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी भोपाल से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर व्यास, आपके पास सीधा आता हूं। ऑब्जर्वर तय करेंगे कौन बनेगा सीएम, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तो पूर्व से यही हमने बात करी थी। जब कांग्रेस के मित्र हमसे प्रश्न करते थे कि सीएम कौन होगा, सीएम फेस नहीं है, तब भी हमने यही कहा था कि कमल ही हमारा सीएम है, कमल ही हमारा पीएम है। और मुख्यमंत्री स्तर का हो, केंद्रीय नेतृत्व का हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे यहाँ पर सभी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ में संपूर्ण निष्ठा के साथ में कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड और संसदीय बोर्ड का हमने पूर्व में भी कहा था कि वे जब आएगी तो उनमें तय होगा कि सीएम कौन होगा तीनों राज्यों में। हरियाणा की अपन मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल जी खट्टर। वे आएंगे यहाँ पर, विधायकों से चर्चा करेंगे। ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण जी वे आएंगे और राष्ट्रीय सचिव है आशा जी। तो ये तीनों मिलकर विधायक दल की बैठकें लेंगे। विधायक दल में संभावित नामों पर चर्चा होगी और सतर्कता, सहमति और सशक्तता, ये ट्रिपल-C के तहत हमारा कैंडिडेट्स बहुत अतिशीघ्र सभी से सहमति के साथ में हम उसको प्रदर्शित कर देंगे। चलिए इस पे जानकारी लेते हैं। पहले एक प्रश्न कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी। सिद्धार्थ जी, ट्रिपल-C है, क्या कहेंगे ट्रिपल-C के बारे में? एक बार जरा ट्रिपल-C का फुल फॉर्म एक बार और व्यास जी बोल दें। हाँ, सतर्कता, सहमति, सशक्तता। तो ट्रिपल-C नहीं होता, ट्रिपल-S होता है। पहले आप अपना ज्ञान सुधारें। एंकर महोदय ने कहा, मैंने सिर्फ सतर्कता, सहमति, सशक्तता। आप अपना ज्ञान ये सुधारें कि आप सुनकर बोले, बिना सुने ना बोले। आपने बोला ट्रिपल-C, डॉक्टर साहब भी बता देंगे। चलिए सिद्धार्थ जी ले लीजिए। सिद्धार्थ जी एक बार कंफर्म तो कर लीजिए। यही तो स्थिति हुई है कांग्रेस की, सुना कुछ और बोला कुछ, इसीलिए तो ये परिणाम हुए। अब अभी भी आप नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए सिद्धार्थ जी, आप तो सीधे इस पे कि भाई ये तीनों चीजों मैंने सतर्कता और बाकी दो जो आपने सुने हैं, तो इस पे एक बार बोल दें आप।
सुन पा रहे हैं सिद्धार्थ जी? हाँ जी सुन पा रहा हूँ, बताएं आप। जी मैं कह रहा हूँ, मित्र आपके बैठे हैं, उन्होंने बताया है कि जो तीनों लोग आ रहे हैं उन सबसे रायशुमारी के बाद हम पहले से कहते चले आ रहे हैं और जो है सीएम घोषित करेंगे, जिसमें सतर्कता भी है और क्लेवर भी है। तो कुल मिला के क्या जी चलिए, मैं सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से जी साथी मित्र व्यास जी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पानी पी पी के कोसती थी और कांग्रेस से पूछती थी कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। जी आपको भी याद होगा, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, हमेशा बीजेपी का एक ही वो रहता था कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। जी हम तो इस बार अपना मुख्यमंत्री चेहरा पूरा पब्लिक के सामने लेके चले। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई, इनको केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ी। चलिए, केंद्रीय नेतृत्व ने आगे काम किया, मैं बधाई देता हूँ। आपकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, उनके लिए भी बधाई दूंगा मैं, शिवराज जी को भी बधाई दूंगा मैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज नाराज भाजपा, महाराज भाजपा जी, शिवराज भाजपा, कैलाश भाजपा और नरेंद्र सिंह भाजपा, अब ये और अभी एक आध और हैं, प्रहलाद भाजपा, अब इनमें से चिंतन मंथन के लिए आपको बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने कभी नहीं देखा कि कहीं बाहर से बुला के लाके और मुख्यमंत्री चेहरा होता हो। मैं पटवा जी के समय से जानता हूँ, पटवा जी भी रहे हैं, आपके बाबूलाल गौर जी भी रहे हैं, उमा भारती जी भी रहे हैं। आप तो पहले चेहरा डिक्लेयर करते थे, अब इनमें से आप बनाएंगे किसको? जिसको नहीं बनाएंगे वो नाराज होगा, फिर वही खींचातानी चालू होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने चारों 52 जिले में जिले बांट के चंबल क्षेत्र में आपने नरेंद्र सिंह तोमर जी को मुख्यमंत्री बना दिया था चेहरा, आपने मालवा में कैलाश विजयवर्गीय जी को बना दिया था, आपने देखा महाकौशल में किस प्रकार से प्रहलाद पटेल और हमारे आदिवासी क्षेत्र में किस प्रकार से फग्गन सिंह कुलस्ते जीते। तो अब इसमें अब आपका जो मंथन आप मंथन हुआ है, इसका अमृत जो निकलेगा, इसमें विष कौन पिएगा और अमृत कौन पिएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चलिए, विष और अमृत की बात आ गई है डॉक्टर व्यास, और साथ में 5 भाजपा बता दी है, नाराज भाजपा, और आपने सुनी महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, कैलाश और प्रहलाद जी भाजपा। तो क्या कहेंगे इतनी सारी भाजपाओं की गिनती? देखिए, यही कृत्य तो चुनाव के पहले करा था, एक 50-50 का लेके आए थे, 50% आरक्षण, महाकल्लुक में आरक्षण, इसमें समस्या, उसमें समस्या, और उसी का तो प्रतिशत जनता ने दिया है। और मैं आरक्षण बताना चाहूंगा 50% का कमीशन सुन ले एक बार, डॉक्टर व्यास को सुन ले सिद्धार्थ जी। आपका वही आरक्षण ही तो था, इसी तो आप आ रहे थे, आपने फिर कहा कि हम समाज में बांटने का कार्य करेंगे, वो चूरण लेके आए आप। ये आपके सब आरक्षण के मुद्दे हैं जो आप प्रदान करते हैं मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, कमीशन में बहुत अंतर होता है। और उसके बाद में यहाँ की जनता आपको नकार देती है। अभी नकारे 4 दिन भी नहीं हुए, आप फिर से महाराज भाजपा पे आ गए, शिवराज भाजपा पे आ गए। अरे भैया, अपना आकलन तो करिए पहले। आपके लोग मुंह काला करा के घूम रहे हैं, उसके ऊपर आपका चिंतन नहीं है। आपके लोगों ने धरातल पर कार्य नहीं करा, जिसके कारण आप 28 से लोकसभा सीटें पूर्व में खो चुके थे, 2002 के पूर्व में, 2022 के 2018 के बाद में। और उसके बाद में आप उसका चिंतन मनन करने की जगह भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। अच्छी बात है, बधाई आपको। आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और CCC वाला भाई साहब ने कहा था, मैंने तीनों चीजें स्पष्ट करी थी कि सतर्कता, सहमति, सशक्तता, ये तीनों गुण होना चाहिए। तीनों गुण के साथ में कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र ऐसी पार्टी जो संगठन निष्ठ है। संगठन तय करता है, हमारे यहाँ ऊपर से आके एक व्यक्ति तय नहीं करता। वो दिग्विजय सिंह साहब की पीड़ा जरूर हो सकती है, सिद्धार्थ जी, आप जब बयां कर रहे हैं कि उन्होंने 65 नाम प्रदर्शित कर रहे थे और डॉक्टर गोविंद सिंह साहब ने मना कर दिए थे। जब उनके कुछ नामों के चुनाव नहीं हुए थे तो कपड़े फाड़ो राजनीति का आगमन हुआ था। उसके बाद में मुरली मोरवाल ने पेट्रोल लगाओ, आग जलाओ राजनीति का आगमन करा था। तो ये सब जितने भी प्रतिसाद है, ये कांग्रेस के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं। हमने तो पूर्व से कहा था कि तीनों राज्यों में सीएम का चेहरा हम बाद में घोषित करेंगे, और जनता ने उसी पर तो वोट दिया है, जनता ने अपना मत उसी पर तो दिया है, कमल पर दिया है। अगर आपके कांग्रेस के साथ में जनता होती या आपके कांग्रेस कैंडिडेट के साथ होती तो कांग्रेस को मत मिलता। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कमल देखकर आम जनता ने भरपूर सहयोग करा है और भरपूर वोटों के साथ में नवाजा है,
तो निश्चित रूप से हम लोग अभी संगठन के निमित्त जो नाम हमारे चर्चा में है उसके तहत तय कर देंगे। और जो आप कह रहे हो नाराज, और अगर नाराज होते तो ये 163 सीटें आती क्या सिद्धार्थ जी? ये आपका फॉर्मूला पहले ही फेल हो चुका है। मुझे लगता है आपको धरातल पर आकर इन चीजों पर आकलन करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी का सतत जनाधार क्यों समाप्त होता जा रहा है। चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, आप 400 से 40 पे आ गए और यहाँ आप 4 बार से आप प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं हो पा रहे। आप सिर्फ परिवारवाद की राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए शायद आपको ये पता नहीं कि संगठन क्या होता है। चलिए एक सीख दे डालिए सिद्धार्थ जी, संगठन क्या होता है? देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठन कम से कम कांग्रेस को सीख ना दें। कांग्रेस आंदोलनकारी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। पर कारण गिना है प्रकाश जी ने शायद कि आकलन करना। आपको भी याद होगा 1906 में हिंदू मुस्लिम लीग बनी थी और 1916 में हिंदू महासभा बनी थी। हिंदू महासभा से ही ये सारे आनुवंशिक संगठन निकले हुए हैं। तो कम से कम अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी वाले हमको कांग्रेसियों को सीख ना दें। और आज जो भी इस देश के अंदर दिया है, चाहे शहादत दी हो, कुर्बानी दी हो, तो वो कांग्रेस के लोगों ने दी है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी आप बता दें जिसने फांसी पे लटका हो। हाँ, बुलबुल पे बैठ के जरूर सेलुलर जेल से घूम के चले आते। तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को नसीहत ना दें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन किए उस आंदोलनों पे सिर्फ इन्होंने अपने संगठन बनाए और संगठन की राजनीति की है और अपने आप को कहीं ना कहीं देशभक्त बताने की बात करी है। पर इनकी देशभक्ति क्या थी? अंग्रेजों से मिलकर डिवाइड एंड रूल, टू नेशन थ्योरी कौन लेके आया? 1937 में पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बार मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये कम से कम हमको ना बताएं। और ये बात कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोलना चाहता हूं। अभी चिल्लाने लगेंगे और जोर जोर से चीखने लगेंगे व्यास जी। चलिए बात कर लेते हैं। 99% वो 99% जो चार्ज मशीन थी उसमें हम क्यों हारे? जो 70% जो मशीन में थी उसमें हम जीते हैं। तो ये मशीन रातों रात ऐसा कौन सा मोदी मैजिक चला कि मशीन चार्ज हो गई काउंटिंग के समय पे? जब इतना वोट डल गया, सारी चीज हो गई, उसके बाद 99% मशीनें कैसे चार्ज रही? मैं पूछना चाहता हूं। तो आप मत बताइए हमको कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है। पहले भी आपने 35 करोड़ रुपए दे के आपने किस प्रकार से खरीदा था? तो खरीद फरोख्त वाले आप हैं। 28 राज्य है, 9 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी में मात्र इनकी 3-4 जगह चुनी हुई सरकार थी। अब तो 5-6 जगह हो गई है। चलो कैसे भी करके इनके प्रकार डॉक्टर व्यास से जान लेते हैं। और बाकी का अगर मत प्रतिशत सुनिए ब्यास जी, अगर मत प्रतिशत भी देखेंगे तो आज भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों का आपसे ज्यादा है। तो कम से कम आप हमको ये ना सिखाएं, नसीहत ना दें। और रही बात, तो एक बार कम से कम आप पूरा ज्ञान लेने के लिए एक बार 28 जो राज्य हैं उनका दौरा कीजिए या उनका नेट पे निकालिए और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उसके बारे में पूरा पता कीजिए, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। डॉक्टर व्यास, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, 2 प्रश्न हो गए जी। मुझे लगता है कि इसके लिए एक अलग से आपसे निवेदन है कि भारत के इतिहास के ऊपर एक अलग से डिबेट रख ले। मेरा आपसे एक निवेदन है जिसके ऊपर ये कांग्रेस का जो एओयूम से जो संगठन प्रारंभ हुआ था और ये जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड तभी से बनी हुई है, इसकी मैं एक एक परतें आपके सामने खोल दूंगा। मुझे बहुत समय लगेगा। इन्होंने जो कटाक्ष करा है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, अरे भैया अपना इतिहास उठाकर देखो। 1928 एओयूम उन्होंने स्टार्ट करा था। उसके पहले नेहरू जी के जो दादाजी थे सरकारी वकील थे, उनको कौन तनख्वाहें देता था? क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ने वाले लोग कौन थे? इसीलिए मैंने कहा राजावत जी कि एक बहुत बड़ा चैप्टर चाहिए इसके लिए। और शायद हो सकता है आपको लगा हो मुझे जानकारी नहीं है। भाई साहब, यहाँ बैठने के पूर्व में सब चीजों की जानकारी लेने के पश्चात ही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठता है। कांग्रेस की तरह हवा में बात करने के लिए नहीं बैठता है। उसके बाद में 1965 में करपात्री महाराज की हत्या करने वाले, 1971 में सर्वे को नकारने वाले, उसके बाद में राम मंदिर के जब शिलान्यास को हुआ था उसके पूर्व में कई शहादत देने वाले, उसके बाद में इमरजेंसी लगाने वाले,
ये सभी आप ही लोग तो थे। उसके बाद में बोफोर्स घोटाला, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी अगले दिन कोर्ट में जाके खड़े हुए। इसीलिए मैंने कहा इसके लिए एक अलग समय की आवश्यकता है, और मैंने निवेदन भी कर दिया है। बिल्कुल, आपने निवेदन बैठने का प्रयास करूंगा हमारे साथ, मेरे प्रश्नों के जवाब दें। जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस ने जो भ्रष्टता जाहिर करी है, और जिस तरह से बंटवारे के पूर्व में गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर से होगा बंटवारा, और उसके बाद आप कहते हैं नंगे भूखे थे। नंगे भूखे थे तो 65 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता क्यों थी? उसके बाद में फिलिस्तीनियों को पैसे देने की आवश्यकता क्यों थी? आप मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए सिद्धार्थ जी आपसे निवेदन है, मध्य प्रदेश पे आप मध्य प्रदेश की चर्चाएं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ सिद्धार्थ जी आपको रोकना चाहता हूँ, दोनों मित्रों से रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी। डॉक्टर जोशी साहब, दोनों मित्रों को सुन रहे हैं, क्योंकि डिबेटों में होता अक्सर ऐसा ही है। अब विषय जो है वहां से थोड़ा सा विषयांतर हो गया था। क्या लगता है आपको कि ऑब्जर्वर तय करेंगे कौन होगा सीएम? 1-2 दिन का समय है, ऐसे में डॉक्टर व्यास, प्रेम जी, आपको भेज दूंगा। प्रेम जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। गांधी जी जर्मन एंडोलॉजिस्ट पढ़ लीजिए। कम से कम महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय सिद्धार्थ जी के बारे में सिद्धार्थ जी मुझे किताब कोट करी। चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, दोनों आवश्यकता ही नहीं है, एक बार सुन ले। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी, दरअसल मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के एक लंबा समय हो गया है। हालांकि ये बहस कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने 1-2 मिनट का समय और चाहूंगा, आपके जो डीपीसीसी के अनिल सिंह जी थे, अनिल कुमार जी, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी थी ईवीएम के खिलाफ में। उसके बाद हाईकोर्ट ने दिशा निर्देशन दिया कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो एफएलसी एग्जामिनेशन में आप सिद्ध कर दीजिए। जब एफएलसी एग्जामिनेशन हाईकोर्ट द्वारा प्रदत्त की गई तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को दूर कर लिया? भैया समस्या थी तो जब जाना था। दूसरे राजनीतिक दल भी तो गए थे। ये कांग्रेस की पीड़ा है कि जहां हार का ठिकरा वो ईवीएम पे फोड़ने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ताओं को समझाइए, धरातल पर आके भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अग्रसर होइए, तब आपको वोट मिलेंगे। और सांस्कृतिक संगठन हमारे जितने भी है, उनके लिए जो आपके लोग जिस तरह के प्रलाप और प्रवचन देते हैं, उनसे दूर होइए। अभी फिर गौमूत्र प्रदेश आपके अलायंस ने कहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तब आप प्रदेश की जनता में अपना विश्वास अर्जित कर पाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपको बोलने के पहले मैं डॉक्टर जोशी साहब के पास जा रहा हूँ। जी जोशी साहब, मुख्यमंत्री चयन को लेकर के मध्य प्रदेश में 2003 में मुख्यमंत्री चेहरा थी उमा भारती जी। फिर 8 में जब चुनाव हुए तब भी चेहरा थे शिवराज सिंह, 13 में भी थे, 18 में भी थे। 2023 वाले चुनाव में चूंकि पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है और निशान कमल था, इसलिए आप देखिए 3 दिसंबर को परिणाम आ गए थे, लेकिन आज 8 दिसंबर तक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको बनाना है। तो ये पर्यवेक्षक भेजे जाने के पीछे भी यही रणनीति है कि पर्यवेक्षक राय मशविरा करेंगे। और चूंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी का एक नियम होता है कि वे अपने सभी लोगों की सलाह लेकर के, हाईकमान से तो निर्देश मिलते हैं लेकिन सलाह उनको सभी विधायकों से लेना है, यहाँ के स्थानीय स्तर के पार्टी के नेताओं से लेना है, और उसके बाद ये तय होते ही, वैसे 8 दिसंबर हो गई है, मुझे लगता है 9 या 10 कल या परसों में निर्णय इसका आ जाएगा। और मुख्यमंत्री का चेहरा, जिन चेहरों पर भी अभी रिपोर्ट में मैंने सुना है, लगभग इनमें से कोई एक ही चेहरा होगा, क्योंकि ये बात 100% सही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी ज्यादा गंभीर है। उसे मध्य प्रदेश से पूरी सीटें लेना है और 29 सीटों के चयन को लेकर के जब बात होगी तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा है जिसको मध्य प्रदेश में लगभग सभी लोग वाकिफ हैं, और नए बाकी चेहरे हैं जो अपने क्षेत्र में उनका अधिक योगदान है, चाहे वो चंबल की बात कर ले, महाकौशल की बात कर ले, मालवा की बात कर ले, तो वो पूरे स्थानीय स्तर पर उनका अच्छा होल्ड है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान को ही पार्टी में समझता हूं कि बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपकी बात से बल भी मिलता है कि देखिए बाकी सारे जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वरिष्ठ जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीएम है, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन सीएम शिवराज आज भी कहीं ना कहीं काम करके अपने आप को साबित कर रहे हैं। इसके पहले छिंदवाड़ा हो, आज यदि राघोगढ़ की बात कर लें तो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, वो लाडली बहनाओं का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि वो निश्चिंत है अपने आप के चयन के लिए।
होता भी यही है कि आपको काम करके दिखाना होता है। दरअसल सभी दलों में कोई एक राजनीतिक दल अछूता नहीं है कि दबाव की राजनीति भी होती है। जैसा राजस्थान में दिख रहा है कि वसुंधरा राजे दबाव की राजनीति कर रही हैं, अन्य राज्यों में भी ऐसा होता आया है। लेकिन मध्य प्रदेश में खासकर शिवराज सिंह चौहान चूंकि बेहद विनम्र और शालीन और सर्वमान्य नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में केवल कुछ हिस्सों में, यदि हम छोड़ दें कुछ कारणों से उनको 2023 के चुनाव से थोड़ा सा दूर रखा गया था, लेकिन बाद में जैसे ही माहौल देखा, वातावरण चूंकि उनके पक्ष में था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ऐतिहासिक सभाएं कराई। 146 सभाओं में वो गए हैं और उनमें जो उनने अपने बातें रखी और जो उनकी योजनाएं थी, वो उस योजना को काफी हद तक मध्य प्रदेश में सराहा गया है और ऐसी योजनाएं अन्य राज्यों में भी बनाई जा रही है कि वो उनको आदर्श और प्रादर्श बनाया गया है। मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का जो काम करने का तरीका है और जो पार्टी में उनकी पकड़ है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई नए चेहरे पर बहुत ज्यादा विषय मंथन होगा। शिवराज सिंह चौहान को फिर से इस बार अवसर मिल सकता है। डॉक्टर व्यास, आपके पास दोबारा आ रहा हूं। चूंकि आपने बताया कि कैडर बेस पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके विधायक इंदौर से हैं रमेश मेंदोला जी, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी की वो कर दी थी कि इनको बनना चाहिए। साथ ही कुछ पर्चियां, कुछ प्लेटें सामने आई थी कैलाश विजयवर्गीय जी के मुख्यमंत्री का और खुद के परिवहन मंत्री का, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? नहीं, देखिए, कैलाश जी एक बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, और रमेश जी चूंकि कई वर्षों से कैलाश जी के साथ में है। रमेश जी 3 बार विधायक हुए हैं और भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का गौरव भी दूसरे नंबर पे उन्हीं को प्राप्त है, रमेश मेंदोला जी को। उसके बावजूद आप देखेंगे कि 3 बार से कैलाश जी सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद रमेश जी को मंत्री पद नहीं मिला। तो रमेश जी ने कभी उसके लिए आंदोलन करना या शीर्ष नेतृत्व से मिलना या खिलाफत करना, ये सब कार्य रमेश जी ने नहीं करे। आप देखिए, उनके वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिए और उनका जो कार्य करने का कैडर है वो भी देख लीजिए। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जब महू से चुनाव लड़े थे, अंतर सिंह जी दरबार एक बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस का, जो अजय योद्धा थे, वहां से उनको भी हराया था। उसके पश्चात भी प्रदेश की राजनीति में जब संगठन ने उनके लिए जो पद निर्देशित करे, उस पदों पर उनने स्वीकारोक्ति के साथ में कार्य करा। आप देखिए, बंगाल में जब उनको बंगाल में भेजा था कार्य करने के लिए, तो निश्चित रूप से उन्होंने वहां भी कार्य करा था। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एक भी नेता नहीं है जो प्रदेश या शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपने मन में जो बिगुल बज रहा है उसको सार्वजनिक करे। जो कार्य पार्टी और संगठन जिस भी कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, नेता को दिया जाता है उसको वो करता है, चाहे वो डिमोशन हो चाहे प्रमोशन हो। हमारे यहाँ ना तो डिमोशन होता है ना प्रमोशन होता है। हमारे यहाँ जब आवश्यकता पड़ती है तो उसी व्यक्ति को केंद्रीय राजनीति में भेज दिया जाता है, राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया जाता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो सहज रूप से वह प्रादेशिक राजनीति में आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखेंगे, वे हमारी नीति और रीति के तहत, अभी जब उनका कुछ गांव में संपर्क था तब उन्होंने नीचे धरातल पर बैठकर भी भोजन कराया। तो ये हमारी और रीति नीति है, कांग्रेस की रीति और नीति कुछ अलग है। तो निश्चित रूप से जो भी नया नाम तय होगा सहमति से तय होगा और सर्व सहमति से ही उसके नाम की 1 या 2 दिन में घोषणा हो जाएगी। 1 या 2 दिन में घोषणा हो जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ राजावत साहब, कांग्रेस की रीति और नीति दोनों अलग हैं, ऐसा आरोप लगाया है। चलिए, डिस्कनेक्ट हैं। दोबारा आपके पास आता हूं मैं जोशी साहब। तो निश्चित रूप से आप इस विषय में क्या कुछ कह पाएंगे डॉक्टर साहब की जो कैलाश जी और रमेश मेंदोला जी का भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले का जो घटनाक्रम है, तो कैडर बेस होने के साथ साथ क्या वहां ये खौफ नहीं है? देखिए, अनुशासन तो सभी दूर एक जैसा होना चाहिए, और यदि कैलाश विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री के नेमप्लेट बना देना और फिर खुद केंद्रीय मंत्री, खुद कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री की नेमप्लेट लगा लेना, मैं समझता हूं कि ये अति उत्साह में और जल्दबाजी का निर्णय है। क्योंकि जब यदि केंद्रीय नेतृत्व ने या पर्यवेक्षकों ने अभी कोई राय मशवरा नहीं किया है, तो अनुशासित दल के सिपाही होने के नाते मैं समझता हूं कि ये कृत्य तो ठीक नहीं है। अब वहाँ के स्थानीय लोगों को और भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोर कमेटी है उसको ये निर्णय लेना चाहिए कि वे ऐसी गतिविधियों पर क्या एक्शन लेते हैं। पर मैं समझता हूँ ऐसा ही आप देखेंगे, कांग्रेस ने तो यहाँ होर्डिंग लगा दिए थे कि हम 7 दिसंबर को कमलनाथ जी शपथ ले रहे हैं, और कमलनाथ के बेटे ने इन्विटेशन बांट दिए थे और लोगों ने मंत्रिमंडल भी तय कर दिया था। तो ये जो राजनीति में जो जल्दबाजी है, मैं समझता हूँ ये दोनों दल इससे अछूते नहीं है।
भाई आपको जब जनता ने अवसर दिया है, जनता जब मौका देती है, और फिर पार्टी का एक सिद्धांत है, पार्टी में भी एक प्रोसेस है, तो उसका हम फॉलो क्यों नहीं करते? इतनी जल्दी में कोई भी क्यों रहना चाहिए? भाई जब जो चीजें तय हो गई हैं, जो चीजें तय हो गई है, अनुशासन वाले संगठन से तो ज्यादा उम्मीदें की जाती है। जहां अनुशासनहीनता ही चली आ रही होगी वहां तो ये संभावना है ही नहीं। लेकिन यदि इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उससे जो नीचे का कार्यकर्ता है उसके दिमाग में भी ये चीजें आती है कि अरे ऐसा कर देने से कहीं कुछ असर होता नहीं है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी अभी तक जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, कुछ उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जो भी कृत्य करे, अब महापौर चुनाव देखेंगे, उसके पूर्व महापौर जी के घर के बाहर महापौर जी को तो संज्ञान ही नहीं था और प्लेटें लगा दी गई थी। तो कुछ उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी निश्चित रूप से उनको भी दिशा निर्देशन देती, क्योंकि युवा बहुत सारे पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और युवा थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, पर उन युवाओं को समय समय पर मार्गदर्शन हम देते हैं। और ऐसा किसी भी तरह का कृत्य ना तो मध्य प्रदेश, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से अगर कुछ युवा उग्र होके या ज्यादा भावावेश में आके कोई कृत्य करते हैं तो उनको भी समझाइश दी जाती है समय समय पर। और आप निश्चिंत और आशान्वित है, हम कैडर बेस्ड पार्टी और संगठन निष्ठ के तहत ही कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मित्र अभी शायद डिस्कनेक्ट ही हैं। चलिए मैं दोबारा आप ही से प्रश्न ले लेता हूं। प्रेम जी, ठीक है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कैडर बेस्ड पार्टी है और नसीहत देती भी है पार्टी, कई बार हमने देखा है उदाहरणों में, पर फिर भी दोनों बातें आपके सामने आप ही ने बोल दी हैं कि मेंदोला जी अति उत्साहित यदि हैं और लगातार वो जीतते चले आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनको भी नसीहत दी जाएगी? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, मैं अपना प्रश्न दोबारा ले लेता हूं। मेरा आपसे ऐसा कहना है, सुन पा रहा है अभी? अरे एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी डॉक्टर व्यास। जी मुझे आ रही आवाज डॉक्टर व्यास। जी बताइए, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पुनः पूछ लीजिए प्लीज। मैं वही कह रहा था आपसे कि अभी आप जैसा कह रहे हैं कि अति उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं वो कभी ऐसा कर देते हैं और निश्चित रूप से पार्टी सीख देती है। रमेश मेंदोला जी भी एक लंबे समय के विधायक हैं और यदि वो उत्साह में आके, चूंकि उन्होंने मांग की है कि कैलाश जी मुख्यमंत्री बने या जो भी नाम प्लेट की जो चीजें आई हैं, तो क्या पार्टी जो है इस तरह से उनको भी नसीहत देगी? देखिए, मांग करना तो सबका एक अपना अधिकार क्षेत्र है। अगर कोई व्यक्ति मांग करता है कि मुझे विधानसभा का टिकट चाहिए, मुझे पार्षद का टिकट चाहिए, मुझे सांसद का टिकट चाहिए, तो ये तो एक व्यक्ति का स्वयं का अधिकार है। पर उस अधिकार के तहत गलत निर्णय लेना, उस अधिकार के तहत गलत प्रयोग करना, या जिस तरह से कांग्रेस में कपड़ा फाड़ राजनीति हुई थी या पेट्रोल डाल लिया था मुरली मोरवाल समर्थकों में, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अभी आप देखिए, धार क्षेत्र में 7 से 8 पार्षदों को पार्टी से निष्कासित करने का कार्य भी किया गया है। जो पार्टी कैंडिडेट्स के खिलाफ जिन्होंने मदद करी थी, एक निर्दलीय प्रत्याशी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी से था, परंतु नितांत रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और समय समय पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। पर इन दोनों बातों में डिफरेंस ये है कि एक व्यक्ति अपना निजी जो उसका निर्णय या निजी उसकी जो स्वेच्छा है उसको प्रकट कर सकता है पार्टी में, पर दूसरी तरफ अगर अनुशासनात्मक हिंसा करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। हम उसको सम्मान के साथ सुनने का कार्य भी करते हैं और कहीं अनुशासनात्मक हिंसा होती है अनुशासन के साथ में तो उस पर दंड देने का भी कार्य करते हैं। और नितांत ये दोनों बातें अलग हैं।
चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों बातें अलग अलग है। यदि अनुशासनहीनता है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन यदि कोई मांग है तो उसको सुना जरूर जाएगा। डॉक्टर जोशी साहब, इन्हीं बिंदुओं पे चूंकि आप और हम लंबे समय से बात करते चले आते हैं, यहाँ जो विषय आया है कि उत्साह में कह तो गए, तो इस चीज को कहीं ना कहीं पार्टी नजर तो रखे रहेगी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत सूक्ष्मता के साथ इस पर नजर होती है कि किस कार्यकर्ता ने क्या अनुशासनहीनता की है, और इसके अनुशासन समिति बनी हुई है, वो समय समय पर इस तरह के नोटिस दे करके उसको बुलाती हुई, जैसा अभी उन्होंने जिक्र किया प्रवक्ता जी ने कि धार में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के होकर के और निर्दलीय का साथ दिया, तो थे वो भी पहले भाजपा में, वो भाजपा में टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय हो गए थे, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। वही सी बात यदि विधायक की तरफ से, ये नहीं है कि केवल उन्होंने मांग रखी है, उन्होंने तो उनको घोषित कर दिया है, मुख्यमंत्री की तख्ती लेकर के उन्होंने भेंट करा दी है और खुद को गृह और परिवहन मंत्री बना लिया है। ये वो काम है जो पार्टी को करना चाहिए। मांग रखते तो यहाँ भिजवाते, मांग नहीं रखी है, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है, स्वयं घोषित हो गए, वो स्व घोषित हो गया है। ये जो कार्रवाई है इस पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे कार्यकर्ता जो भविष्य के कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके ऊपर यह असर होता है कि साहब ऐसा कैसे चल सकता है, जबकि देव दुर्लभ कार्यकर्ता इसी दल में है, और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वाधिक कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। तो मैं समझता हूं कि इसकी अनुशासन के ऊपर, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जो जिस पार्टी ने अपने आप को एक इस तरह से प्रस्तुत किया हुआ है। जी डॉक्टर पांडे, डॉक्टर व्यास साहब, ये आकलन जो है डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने बताया, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि निश्चित रूप से दोनों बातें अलग थी, आपसे सहमति थी, लेकिन चूंकि वो एक जिम्मेदार विधायक हैं, सर्वाधिक मतों से वो जीते हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा इस तरह की यदि कोई बात की गई है तो अभी आपने हमारे विश्लेषक को सुना, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनकी पूरी बात सुन नहीं पाया। जो मेरे संज्ञान में बात यह है, वहां के जो उत्साहित कार्यकर्ता थे उन्होंने रमेश जी को वो भेंट करी, और उनकी इच्छा थी कि रमेश जी उनको कैलाश जी को भी भेंट करें। ये वहां के उत्साहित कार्यकर्ताओं का कृत्य था, जो मेरे संज्ञान में बात है, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर कोई और विषय भी होगा तो हमारा संगठन तो संज्ञान लेगा ना, और उनको बुला के विचार विमर्श भी होगा। अगर कार्यकर्ताओं के द्वारा भी प्रदत्त किया गया था तो कार्यकर्ताओं को भी समझाइश दी जाएगी, अगर किसी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया गया होगा तो उसको भी समझाइश दी जाएगी। देखिए, पूर्व में भी ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको महापौर जी का बताया कि महापौर जी तो अपनी योजनाओं के साथ में घूम रहे थे, और उनके घर पर जाके नितांत महापौर का चुनाव के पहले कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने, कुछ युवाओं ने, कम से कम 100-200 युवा पहुंच गए थे, और उन्होंने नेम प्लेट भी लगा दी महापौर की, जबकि उसके पूर्व में चुनाव तक नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से कैलाश जी के लिए भी इंदौर की जो एक प्रेम है, और इंदौर की जनता का जो प्रेम है रमेश जी कैलाश जी के लिए, वो कैलाश जी नितांत रूप से जब भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको भीड़ अवश्य इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे कैलाश जी का भी है, कैलाश जी जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो उनको कार्यकर्ताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्यकर्ता स्वयं 100, 200, 400, 1000 उस क्षेत्र के स्वयं इकट्ठे हो जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं को उत्साह होगा, और उत्साह के तहत रमेश जी ने उस बात को आगे बढ़ाया होगा। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों विषय को सारगर्भित करने की आवश्यकता है। फिर भी अगर ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से विचार विमर्श और बात होगी। एक चीज यहाँ और ध्यान देने योग्य है डॉक्टर प्रेम व्यास साहब की, कैलाश जी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना फैक्टर चला ही नहीं है, ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। लेकिन विश्लेषक, आप, हम सब जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं लाडली बहना जो है वो बड़ा फैक्टर है, क्या कहेंगे हम? जी, वो पूरा जो विषय ये था कि उनसे ये कहा गया, सिर्फ कटाक्ष करते हुए, कि ये सिर्फ लाडली बहना के कारण इतने वोट अर्जित हुए हैं, ये विषय था। तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ लाडली बहना नहीं, जितनी जनहितैषी योजनाएं चलाई गई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान हो, लाडली बहना हो, आवासों का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालयों का निर्माण हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, इन सब योजनाओं का मिला जुला प्रारूप है।
लाडली बहना जो योजना है ये जरूर लास्ट में एक अपडेशन था, पर ऐसा कह देना कि सिर्फ लाडली बहना के कारण हुआ है, उन्होंने वो चीज कही थी। जैसे किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त भी प्रधानमंत्री जी ने इंदौर के जो कार्यक्रम था वहीं से उन किसानों के खातों में ट्रांसफर करी। तो एक बहुत बड़ा चेहरा, एक वैश्विक चेहरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसको पूरा विश्व स्वीकारोक्ति के साथ में आज 10 उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। और सभी देश, आज भारत की परिस्थिति जो है वैश्विक पटल पर वो ये है कि किसी भी तरह की हलचल अगर होती किसी भी देश में तो वो भारत का रुख जानने के लिए वे खड़े रहते हैं। तो आज भारत उस परिस्थिति में, और एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये बात तो पूर्व से सिद्ध हो गई थी ना, जब 2018 में अल्पकालिक सरकार बनी थी और उसके बाद में 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और राजस्थान की भी यही स्थिति है, 25 में से 24 सीटें, 26 में से 25 सीटें या 25 से 24 सीटें, और छत्तीसगढ़ में से भी 11 में से 9 सीटें। तो नितांत रूप से उनका जो कहना था वो यही था कि स्वीकारोक्ति के साथ में पूरी भारत में हमारे पास जो सबसे बड़ा नेतृत्व और चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, जो विकास के लिए सुशासन का प्रतीक है। अगर 13.5 करोड़ लोग और मध्य प्रदेश से 1.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, तो उन्होंने भी तो वोट करा है। जिन लोगों ने अपनी आय को, जो 14% लोग हैं जिन्होंने अपनी आय को 5 से 10% घोषित किया है, वे हमारी योजनाओं से लाभ लेके तो करा है, चाहे वो केंद्र ने चलाई है चाहे प्रदेश ने चलाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना के साथ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना, ये चलाने का कार्य भी तो हमने करा है। तो डबल इंजन की सरकार ने कार्य करा है, सिर्फ एक योजना का प्रभाव नहीं है। आज 65% महिलाएं साक्षर हुई है, पहले 45% थी, तो ये एक दिन का प्रभाव तो नहीं है। कैलाश जी का कहने का उद्देश्य ये था कि सभी जनहितैषी योजनाओं का पूर्ण रूप से जो प्रभाव आया है वो वोटों में तब्दील हुआ। डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आप, बीजेपी प्रवक्ता जो है निश्चित रूप से पार्टी के पैरोकार के रूप में यहाँ दलील दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, स्वस्थ चिंतन में आपसे भी जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, नमो का एक नेशनल फेम, बल्कि अपन ऐसा कहते हैं कि इंटरनेशनल फेम चेहरा भी है, तो नरेंद्र मोदी जी की ही चेहरा ही यहाँ कारगर हुआ है और ये जो लाडली बहना है ये फैक्टर काम नहीं करा है। तो इन दोनों बातों में कैलाश जी का जो कटाक्ष है, क्या वास्तव में जैसा व्यास जी ने समझाया उसी तरह से है या इसको कहीं और देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा फैक्टर तो है नरेंद्र मोदी का वैश्विक चेहरा और उनकी सभाएं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी सभाएं नरेंद्र मोदी ने की है उतनी तो शायद गुजरात में चुनाव में भी उन्होंने नहीं की थी। तो यहाँ इस चुनाव को उन्होंने बेहद गंभीरता के साथ लिया। दूसरी बात, यदि हम लाडली बहना की बात करें तो लाडली बहना योजना इस चुनाव के कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी, जुलाई अगस्त से शुरू हुई थी, तो उसका सीधा असर चुनाव पर है, इससे लाख इनकार करें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह लें या पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति या वो अन्य विश्लेषक, जैसा कि आपने जिक्र किया, इसको इस चुनाव में लाडली बहना का माइनस करके देखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि धनतेरस के दिन पे जब लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में पैसा आया तो उन्होंने न केवल खुद अपना मन बना लिया था भाजपा की तरफ, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी उन्होंने प्रेरित किया कि किस तरह से सरकार हमको मदद कर रही है। बहनों के प्रति जो शिवराज सिंह का जो भाव है और जो भांजे भांजियों के लिए भी वो योजनाएं चलाते आ रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर इन चुनावों में दिखा है। कैलाश विजयवर्गीय जी किस मायने में कह रहे हैं ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर हो गए थे। वे केवल फिल्मों पर अपने बयान देते आ रहे थे कि इस नेता के बारे में, अभिनेता के बारे में बयान दिया था उन्होंने। लंबे समय से वो खुद ही बोलते हैं, खुद उन्होंने स्वीकार किया कि मैं लंबे समय बाद वोट मांगने खुद के लिए निकला हूं। पहले तो उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था, आपको ध्यान होगा उस समय के समाचार पत्रों में भी छपा प्रमुखता के साथ, और उन्होंने खुद सभाओं में कहा कि मैं वोट, मुझे पता ही नहीं पार्टी ने क्यों अवसर दे दिया है, लेकिन वो उन्होंने लड़ा चुनाव, वो बात सही है। लेकिन बावजूद इसके उनका केवल ये कह देना कि लाडली बहना इसमें फैक्टर नहीं है, ये पूरी जीत को मतलब वो माइनस कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि सारी योजनाओं का असर प्लस मोदी जी का चेहरा तीनों राज्यों में काम कर गया। तो वहां पे योजनाएं नहीं थी क्योंकि वहां सरकार नहीं थी सत्ता में, इसलिए वहां कोई योजना नहीं थी। लेकिन यहाँ योजनाएं भी थी। शिवराज सिंह चौहान का व्यक्तिगत जो उनका जनता के साथ जो ओरा है, जो वो बात करते हैं, जो संवाद की स्थिति है उनकी, उसने भी प्लस पर काम किया है। तो ये हम माइनस करके नहीं बोल सकते कि यहाँ पर योजनाओं का असर नहीं हुआ। योजनाओं का असर भी 50% था और 50% असर मोदी जी की सभाओं का, उनके यहाँ दौरे का असर था।
निश्चित रूप से मोदी जी के साथ साथ योजनाएं भी यहाँ पर हावी थी और कहीं ना कहीं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और लाभ इतना आशातीत मिला है जिसकी अपेक्षा शायद पार्टी ने भी नहीं की होगी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और यहाँ पे डॉक्टर जोशी साहब, मैं आप ही के पास हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। एक और बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि क्या इस तरह से यदि जो इतने जिम्मेदार जो कि राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बंगाल के प्रभारी रहे हैं, यदि उनकी यहाँ कहीं ना कहीं खींच समझ में आती है? देखिए, इसे हम पॉलिटिकल एंगल से यदि देखें तो जाहिर सी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को जिस तरह से मध्य प्रदेश में किनारे किया गया, आप बताइए, उनके किसी समर्थक को मंत्री नहीं बनाया गया, ये लंबा समय से हुआ है। फिर उनको ऐसी जगहों पे प्रभार दिया गया जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, चैलेंजिंग मोड पर भेजा उनको। तो जब आदमी चुनौती के स्थान पर जाता है तो ये बात सही है कि उन्होंने बंगाल में भी परफॉर्मेंस दिखाया, हरियाणा में भी गए, वो बहुत जगह पहुंचे, वो चंडीगढ़ में भी, मतलब उनका ये मान के चलिए कि उन जगहों पर उनको भेजा गया जहां पर सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की परेशानियों का समय था। लेकिन उनका यहाँ पर मध्य प्रदेश से पूरी तरह से कट ऑफ, उनके बेटे विधायक थे और बाकी किसी को भी समर्थक को यहाँ पर मंत्री पद नहीं दिया गया। तो उनके अंदर एक चीज तो रहती है, और ये कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी दल में हो, वो अपनी बात को फिर उस ढंग से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर केवल ये कह देना, जहाँ शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव चल रहे थे उसी समय पर कैलाश विजयवर्गीय जी का यह बयान आया था कि केवल लाडली बहना का ही मतलब गेम चेंजर नहीं है, और भी योजनाएं हैं या और मुख्य प्रधानमंत्री जी का असर है। उन्होंने उस वक्त भी इस बात को कहा था, दूसरी बार फिर उन्होंने दोहराया। इससे स्पष्ट होता है कि कैलाश जी के मन में कहीं न कहीं ये बात, क्योंकि एक लंबा समय पिछले 18-19 साल से कमलनाथ कैलाश विजयवर्गीय जी किनारे किए गए हैं, क्योंकि 2003 में वो मंत्री थे। उसके बाद से 2003 के बाद से जब से 2008 वाली जो सरकार बनी है, उससे लेकर के 2023 तक उनको कहीं मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं मिला। राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय महासचिव होना और अपने राज्य में एक मंत्री का पद होना या अपने किसी समर्थक को मंत्री बना देना, इसमें बहुत अंतर होता है, और वो एक कसक उनके दिल में है, तो वो उसका कहीं ना कहीं इस बयान में असर दिखता है। डॉक्टर व्यास साहब, इसी प्रश्न को आपसे भी जानने की अपेक्षा है हमारे दर्शकों को कि कहीं ना कहीं कोई कसक या टीस तो मन में थी या है? देखिए, दोनों बातें। अब देखिए, पूर्व में कैलाश जी से जब प्रश्न किया गया था छिंदवाड़ा को लेके, तो उन्होंने तो यहाँ से सीट घोषित होने के पूर्व में कहा था कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी के सामने भी खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो ये तो पूर्व का बयान है ना, आप देखिए, उसको कोट करिए। और उसके बाद में पार्टी ने निर्णय लिया। कैलाश जी की नितांत इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वे जितनी भी सीटें 230 सीटें, वे 230 सीटों पे प्रचार प्रसार करें, वो 230 सीटों पे कार्य करें। ये कैलाश जी ने उनकी निजी इच्छा जाहिर करी थी। और उसके साथ में ये जोड़ा गया था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट दे देगी। एक तरफ जहां पार्टी ने उनको आदेश करा था कि आप 230 सीटों पे आप कार्य करेंगे, वही कैलाश जी का टिकट की घोषित हुई। तो ये दोनों संवाद एक साथ में हुए थे, शायद इसलिए मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। और पूर्व में भी कैलाश जी को जहां का भी भार दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 4 नंबर अयोध्या जो कहलाती है आज लखन दादा की, वहां से कैलाश जी चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद में 2 नंबर विधानसभा को अमर कैलाश जी ने बनाया। उसके बाद महू से अपोजिट परिस्थितियां, जहां पर दरबार और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कैलाश जी ने अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा। और उसके बाद पुनः 1 नंबर जहां संजय शुक्ला जी विराजमान थे। तो निश्चित रूप से जब आप सभी आकलनों को, सभी बयानों का आकलन करेंगे, तो ये जो आप जितने भी बयान लग रहे हैं वे एक दूसरे के सापेक्ष नजर आएंगे। अब चूंकि कैलाश जी निर्विवाद रूप से कटाक्ष करने के लिए प्रचलित है, चाहे वे अधिकारियों पे कटाक्ष करना हो, चाहे वे एक उनकी एक अलग छवि। जब महापौर काल था कैलाश जी का इंदौर का, उस समय पर जितने भी कार्य इंदौर में हुए, विकास के कार्य को गति देने के लिए वे दिग्विजय सिंह साहब से बार बार मिलते थे। तब ये चला दिया गया कि तो दिग्विजय सिंह साहब के चेले हैं। तो कैलाश जी का जो एक नाम है, वो एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको ना तो कांग्रेस पचा पाती है, ना कांग्रेस से संबंधित जितने भी बड़े नेता है वे पचा पाते हैं। तो जब भी कैलाश जी कोई बयान देते तो उसको तोड़ मरोड़ के, क्योंकि कैलाश जी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर में हुई थी, उन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके साथ मौजूद था, और मुस्कुराते हुए पत्रकारों के सभी प्रश्नों का जवाब कैलाश जी ने दिया। और ये प्रश्न भी तब निकल कर आया था
कि अगला सीएम कैलाश विजयवर्गीय हो सकता है क्या। तो कैलाश जी ने उनको ये कहा कि आप प्रार्थना करना प्रभु से, मैं भी कर लूंगा प्रार्थना। वो तो गनीमत है कि उस बात को उन्होंने ज्यादा तूल नहीं थी, लेकिन एक आपसी सौहार्द और मेल में वो बात कही गई थी। और जितनी भी बातें पूर्व में कही गई है वो नितांत एक दूसरे से आप जब जोड़ेंगे तो कलियां खुल जाएगी। चलिए, निश्चित रूप से निरपेक्ष और सापेक्ष मान दोनों बातों में अलग अलग थे, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लोगों ने उसका अर्थ लगाया। जबकि जो राष्ट्रीय महासचिव या वर्तमान में विधायक कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उनका कोई भी आशय पार्टी की लाइन से इतर नहीं है, ऐसा कहना है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार डॉक्टर प्रेम व्यास जी का। और साथ में विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब ने। कांग्रेस के जो सिद्धार्थ राजावत जी थे वो जो है इस पूरे बहस में कहीं भी रुक नहीं पाए। खैर, फिर समय चूंकि कम होता है, किसी दिन फिर इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।